हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और मुझे चांसेस लगते हैं कि जो सीजी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की बहुत अधिक संभावना है। बाल मनोविज्ञान के अंदर ही एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं बुद्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। इससे महत्वपूर्ण मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो आप अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठिएगा और जो भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज लगे, उसको आपको साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। और इस पूरे वीडियो में जितने भी 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको आपको टेस्ट की तरह देना है और चेक करना है कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, प्री बीएड की तैयारी कर रहे हो, टीईटी या फिर टीचर रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लिएगा। आपको मैं वहाँ वीडियो का पीडीएफ दे दूंगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो हम सभी मिलके उस डाउट को शॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बता दूंगा, कुछ थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि एग्जाम में अगर इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो देखिए, जो बुद्धि है जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं या फिर बुद्धि कहते हैं, ये होता क्या है थोड़ा सा ये बता दूं। तो इसके लिए तरह तरह के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कई सारी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, उन परिभाषाओं को समझने से पहले बुद्धि क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। इसके बाद बाकी जो परिभाषाएं हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए बुद्धि क्या है। ये बुद्धि जो शब्द है प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता या फिर कह लीजिए तात्कालिकता, समायोजन तथा समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में प्रयोग होता रहा है। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते, हम सभी को पता है, और मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का कारण है। किसकी बुद्धि कितनी अधिक तेज है, कौन जल्दी से किसी चीज पर रिएक्ट कर पाता है, ये सारे चीज जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि जो है ये लोगों को सेपरेट करने के लिए, उनको असमानता दिखाने के लिए, मतलब असमान करना यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हमको नहीं लेना है, मतलब अगर बांटना है तो हम बुद्धि के अकॉर्डिंग ही बांटते हैं। इवन हम जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है हमसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि आपको बुद्धि के अकॉर्डिंग, आपको अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही सेपरेट करना है। मतलब जो अधिक बुद्धिमान होगा, अधिक इंटेलिजेंस होगा, उसी को जॉब दी जाएगी। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब बुद्धि वह मानसिक शक्ति होता है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने के लिए, उनमें आपसी संबंध खोजने के लिए तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके अलावा बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे वुडवर्थ ने क्या कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन ने क्या कहा था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। स्टर्न के अनुसार क्या है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। वुड्रो के अनुसार क्या है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बीने ने क्या कहा था कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बिल्कुल सही। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, इनको शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, उनका जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि होता है। गॉल्टन ने क्या कहा था कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इस तरह बकिंघम के द्वारा क्या कहा गया कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। तो ये सभी परिभाषाओं भी कई बार से आपको दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि किसके द्वारा कहा गया था। तो इसको एक एक बार एटलीस्ट पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो आगे पार्ट में चलते हैं और थोड़ा सा कुछ और भी फैक्चुअल बातों को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे बुद्धि की विशेषताओं से भी कई बार से पूछ लेता है कि कौन सी बुद्धि की विशेषता है। जैसे सीटेट जो 2019 में पूछा था कि बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह होता है, ऐसा भी एक पूछ लिया था। ठीक है, इसके बाद सीटेट 2016 में भी पूछा था कि बुद्धि जो है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। तो ये जो विशेषता है इसको भी एक बार आप देख के चले जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न जो है कई बार बना लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे
कि जो बुद्धि के कई सिद्धांत भी होते हैं, ठीक है। तो उसी में एक सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत, और यहाँ से भी प्रश्न जो है बनाया गया है। कैसे? देखिए, त्रिआयामी सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि इसके अनुसार मानसिक योग्यता को 3 विमाओं में बांटा गया है, ठीक है। उसमें पहला जो है सक्रिया होता है, ठीक है। सक्रिया में भी 5 तत्व होते हैं, स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, ये सब होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज, ये जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, इसको पूछा गया था कब? सीटेट 2015 में पूछा गया था कि गिलफोर्ड का आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है ना। अपसारी चिंतन कई उत्तरों के प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज का अगर आपको सॉल्यूशन खोजना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ये आपने कई बार से सुना होगा। तो ये गिलफोर्ड का ही एक सिद्धांत है, उसी के अनुसार आउट ऑफ द बॉक्स जो ये इसको क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन के अंतर्गत रखते हैं। अपसारी के अंदर अगर आपको बाहर निकलना है, अपसारी चिंतन करना होगा, तब जाके आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास है उसी में सिमटे रहते हैं, उसी में वो खुश रहते हैं। तो इस तरह के अब इसको हम अपसारी चिंतन के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम चले तो यहाँ पे कई सारी चीज ऐसे हैं जो कि पूछा जा चुका है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है। ये भी सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या मना किया है कि इस चीज से इन्होंने नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है तथा कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस चीज को उन्होंने मना किया और बोला है कि बुद्धि जो है विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, ठीक है। इसके बाद बुद्धिमत्ताएं जो होता है उसकी विभिन्न दशाएं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बांटा गया, 9 क्षेत्रों में बुद्धि को विभाजित किया गया। जैसे भाषाई बुद्धि में जाएंगे तो कवि, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, ये सब जो होते हैं भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे पूछे जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा भाषाई बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता, तो वहां पे आपको ये सब आना चाहिए। तो तार्किक बुद्धि में वैज्ञानिक, अभियंता, गणित शास्त्री हो गया। शारीरिक गति बुद्धि में नर्तक, चलना दौड़ना, जिम्नास्ट, ये सब हो गए। स्थानिक बुद्धि के अंदर वस्तुकार, मूर्तिकार हो गए। सांगीतिक बुद्धि के अंदर संगीतकार, निर्माता हो गया। अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत दार्शनिक, महात्मा, योगी वगैरह आते हैं। फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, चिकित्सक। प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर किसान और पर्यटक आते हैं। और एक होता है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये सभी कैटेगरी भी आपको याद रखना है कि जो बुद्धि होता है इनको इन क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितने बार पूछा जा चुका है सीटेट के अंदर। तो यहाँ पर भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान के अंदर ही इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि, इंटेलिजेंस वगैरह आता है, राइट। तो चलिए, इसके बाद हम ये वाला पार्ट को, आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्योंकि अगर बुद्धिमत्ता या फिर कह लीजिए कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। ये जो चार्ट है स्टैनफोर्ड बिने के आधार पर बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया गया, इंटेलिजेंस का क्वोशिएंट का वर्गीकरण किया गया। क्या है, कैसे इसको समझना है कि अगर किसी का आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि कहते हैं, आईक्यू लेवल जो है 140 से या उससे अधिक है, तो वो जो होगा उसको प्रतिभाशाली वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और विश्व में जितनी भी जनसंख्या उसमें 1% लोग ही ऐसे होते हैं। 120 से 139 जिसका आईक्यू होता है वो अति श्रेष्ठ में होते हैं, और ऐसे 7% जनसंख्या पाया जाता है। 110 से 119 में श्रेष्ठ लोग पाए जाते हैं 16%। 90 से 109 वाले सामान्य आईक्यू वाले होते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। 80 से 89 वाले मंद बुद्धि वाले होते हैं। 70 से 79 वाले सीमांत बुद्धि, 60 से 69 वाले मूर्ख होते हैं। 20 से 59 वाले मूढ़ होते हैं, और 20 से भी जिसकी कम होती है उसको हम जड़ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। एटलीस्ट प्रतिभाशाली, अतिश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सामान्य, ये सबको याद रखिएगा। मंद को भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे आएंगे, तो इस चार्ट को आप प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के हम थ्योरी क्लास को तो हमने देख लिया, जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगा बताना चाहिए था, तो मैंने बता दिया। अब हम एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए कि शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू क्वोशिएंट कितनी होती है। बुद्धि लब्धि जब भी बोलता हूं तो याद रखिएगा आईक्यू क्वोशिएंट, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट
ठीक है, इसी को IQ कहते हैं, इसी को बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो जो ऐसे बच्चे, ठीक है, जो शिक्षण योग्य होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110, 50 या 75 से 90, 20 से 49 या फिर 20 से नीचे। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। जो शिक्षण योग्य बच्चे होते हैं उनकी जो IQ होती है 50 या 75 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। मतलब शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान देकर इनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको शिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 50 से लेके 75 कह लीजिए। ठीक है, 50 से 75 या फिर 90 के बीच में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसको किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा? सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, मंद बुद्धि में या सामान्य से अधिक बुद्धि में? पीछे वाला चार्ट जाके आप देख लीजिएगा। तो जिसकी बुद्धि लब्धि या फिर IQ 85 होगा उसको हम मंद बुद्धि के में अंदर रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो IQ 80 से लेके जो 90 तक के जो लोग बच्चे होंगे उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उनको मंद बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अगर श्रेष्ठ बुद्धि की बात किया जाएगा तो किसकी किसके बीच में? अगर श्रेष्ठ बुद्धि जो है 120 से 140 के अंदर आएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि आ गए तो ये 110 से 120 के अंदर आ जाएगा। और सामान्य से अधिक बुद्धि वाले जो होंगे वो सामान्य से अधिक वाले यहाँ पे आएंगे, 110 से 120 वाले आ जाएंगे। और सामान्य बुद्धि वाले होंगे ये 90 से 110। ठीक है, ये 90 से 110। ठीक है, तो पीछे जो मैंने चार्ट दिखाया था उस चार्ट को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बहुत सारा पूछे गया। ठीक है, चलिए ये देखिए सब टेट वगैरह में, TET टीचर रिक्रूटमेंट वाले में पूछा जा चुका है, तो ये सब आपको याद रखना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कौन सा कारक है? आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, कोई भी बच्चा होता है या फिर कोई भी इंसान होता है, उसका बुद्धि और उसका जो कह लीजिए कि उसका इंटेलिजेंस और उसका डेवलपमेंट, उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। उसमें जो उसका जेनेटिक्स होते हैं वो भी काम करता है, सही है। भौतिक दशाएं कि किस फिजिकल कंडीशन में वो सिचुएशन में रहता है, इसके बाद किस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं से गुजरता है रहता है, ये सभी कहीं ना कहीं उसके जो बुद्धि होता है और विकास में सहायक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभावपूर्ण पहचान तथा मूल्यांकन या फिर सार्वजनिक शिक्षा पर रोक? कौन सा है जो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है? आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर है कि सार्वजनिक शिक्षा पर रोक को विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल किया गया है। ठीक है, ये शामिल है, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, ठीक है, एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये CG व्यापम जो TET एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें पूछा गया था। तो इसके लिए आपको बच्चे की बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो बच्चा है जिसका मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, और वास्तविक, देखिए मानसिक आयु मतलब उसकी जो मन है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसको प्रेजेंट करता है, और जो वास्तविक आयु है उसका रियल एज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 10 वर्ष का बच्चा है और वो 12 वर्ष तक के बच्चों की तरह सोच पा रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आपसे ये पूछा गया। तो ये जो बुद्धि लब्धि है इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ये मानसिक आयु, ठीक है, ऊपर में मैं लिखता हूँ, मानसिक आयु जो है इसको ऊपर लिखना है, इनटू जो उसका वास्तविक आयु है उसको नीचे लिखना है, वास्तविक आयु को इनटू 100 कर देना है। तो इससे आप इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या फिर बुद्धि लब्धि आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मानसिक आयु क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 12 वर्ष। ठीक है, वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, इनटू 100 कर दीजिए। तो देखिए 10 दाम में 100 कट जाएगा और 12 दाम में 120, मतलब उस बच्चे की IQ कितनी है भाई? 120 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो ये बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, राइट? तो इसका क्या तात्पर्य है? अगर किसी शिक्षक का या शिक्षिका का जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, मतलब कह लीजिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका क्या मतलब होगा? कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशंसा प्रिय है,
या फिर वह हास परिहास वाली है, या फिर संतुलित व्यवहार रखती है। क्या इसका मतलब होता है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कि वह एक संतुलित व्यवहार रखती है। ठीक है, जिसका भावनात्मक बुद्धि लाभांक ऊंचा है, वह एक संतुलित व्यवहार रखने वाली शिक्षिका होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। 105 वाले को किस में कैटेगराइज करोगे? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, या फिर मंद बुद्धि में? कहाँ उसको आप रखना चाहोगे? तो चार्ट पीछे वाला आप याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएगा, तो हम उसको सामान्य बुद्धि वाले में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि वाले कितना से कितना मैंने बताया था? 90 से 100 बताया था शायद। ठीक है, इसको अच्छा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला कितना था? हमने बताया था 120 से अधिक वाले, 120 से प्लस वाला हो गया श्रेष्ठ बुद्धि। इसके बाद सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले को हम किस में रखे थे? 110 से लेके 120 तक वाले में रखे थे। एक बार चार्ट को देख के और क्लियर कर लीजिएगा। मंद बुद्धि वाले को हमने बोला था क्या कि 80 से 90 वाला हो गया मंद बुद्धि। सामान्य बुद्धि वाला जो है ये 90 से 100 के अंदर हमने रखा था। तो ये कहीं ना कहीं सामान्य बुद्धि के अंतर्गत ही 105 बुद्धि लब्धि वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये विकल्प के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। 8वां प्रश्न है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न हो जाता है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो वन लाइनर है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप नोट करके रखिएगा कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, या फिर गैने ने? किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, जिसके अनुसार होता क्या है कि बुद्धि दो तत्वों का एक मिश्रण होता है। क्या बोल रहा हूं कि बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत है, इसके अनुसार जो बुद्धि है वो दो तत्वों का मिश्रण होता है। ठीक है, जिसको सामान्य तथा विशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसको सामान्य तथा विशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए कितने दो तत्वों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा? सामान्य और विशिष्ट दोनों का मिश्रण होता है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के अनुसार। चलिए 9वां प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, या फिर अंतःवैयक्तिक कौशल? कौन सा जिसको नहीं बोला गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, कि बुद्धि को कितने तरह के तरीके से कैटेगराइज किया गया, विभाजित किया गया है। तो भाषा के आधार पर किया गया था, अंतर्वैयक्तिक कौशल पे बांटा गया था, अंतःवैयक्तिक कौशल पे बांटा गया था, लेकिन सृजनात्मकता के आधार पर बुद्धि के प्रकार को नहीं बांटा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही था। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। 10वां प्रश्न है कि निष्पत्ति लब्धि AQ का क्या सूत्र होता है? बताइए। तो इसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। AQ का फुल फॉर्म होता है EA/MA × 100। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना AQ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए पढ़ते हैं 11वां प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन के ऊपर कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य होता है? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेत करने की कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या फिर दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होता है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने की एक कला उसके अंतर्गत होती है। अगर मैं दूसरे व्यक्तियों को, तरह तरह के व्यक्तियों को समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मेरे अंदर जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है वो अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 12 नंबर का प्रश्न है कि एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस तरह का मैं एक प्रश्न जो है बता चुका हूं, तो इसको आपको खुद सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है पूछा गया? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर विश्लेषण बुद्धि? ठीक है, तो फिर से पीछे वाला जो मैंने एक स्क्रीन में दिखाया था, एक फ्रेम में दिखाया था, आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। वो काम का चीज है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। विश्लेषण बुद्धि जो है नहीं है। ठीक है, तार्किक
बुद्धि है, भाषाई बुद्धि भी है, स्थानिक बुद्धि है, सभी का है, मैंने पीछे बताया था। ये विश्लेषण बुद्धि वहां पे चार्ट में नहीं था। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस मतलब स्पेसिफिक, तत्व मतलब एलिमेंट क्या होता है? जन्मजात होता है क्या, अर्जित किया जा सकता है, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर जो है आप सभी को याद रखना है कि इसको अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत मैंने पीछे बताया था, ठीक है, उसके अनुसार जो व्यक्ति है वो व्यक्ति की बुद्धि का जो विशिष्ट तत्व है, स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसको अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है कि चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा ब्लॉक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है? रुचि को, अभिक्षमता को, बुद्धि को, या फिर अभिवृत्ति को? किसको जो है चित्र पूर्णता परीक्षा और कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा के माध्यम से बालक की किस गुण को जानने की कोशिश किया जाता है? इसको आपको बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, उसके बुद्धि का परीक्षण करने के लिए, उसके बुद्धि को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के लिए है कि ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों का उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? बताइए। तो ये तो परिभाषा में ही हम समझ सकते हैं। तो देखिए, इसको अनुभूति कहते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। अनुभूति में क्या कहा जाता है कि ज्ञान के जितने भी प्रकार के जो मॉडल हैं, जैसे किसी भी उदाहरण को समझ लेना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना, ये सभी के सभी अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस करना। ठीक है, अनुभूति का मतलब क्या करना? एक्सपीरियंस करना। तो ये शब्द अनुभूति बिल्कुल इसके लिए सटीक है, आपको याद रखना। ठीक है, अनुभव करना। ठीक है, अनुभव में क्या होता है? अनुभव के माध्यम से हम किसी संवेदी प्राप्तकर्ता से इनपुट का चयन करते हैं और व्याख्या करते हैं। बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि एक काल्पनिक निर्माण है जिसे आमतौर पर उच्च, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी है, जैसे मैं अनुभव को मैं क्या बोला कि अनुभव के माध्यम से हम क्या करते हैं? जो संवेदी प्राप्तकर्ता से हम इनपुट का चयन करते हैं और उसका हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये अनुभव की ओर हम बात करते हैं। बुद्धि क्या हो गया? तो बुद्धि काल्पनिक निर्माण है जिसे आमतौर पर उच्च स्तर की अमूर्त विचार प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ क्या है? तो समझ किसी चीज को समझने की एक क्षमता है जिसको हम समझ कहते हैं सिंपली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा अनुभूति का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न है कि बुद्धि एक व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है? बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। यह एक नाम मात्र की भूमिका होती है। जैसे जो बुद्धि है एक एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। देखिए, अनुवांशिकता का लक्षण क्या होता है? मतलब अनुवांशिकता क्या होता है? तो एक ऐसा लक्षण होता है जिसमें माता पिता से उनके बच्चों में जाने वाले गुण होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम अनुवांशिकता लक्षण कहते हैं। अब यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता की निर्धारित करता है। इसलिए वंशानुक्रम मतलब किसी के माता पिता बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनके जो बच्चे हैं उनकी भी चांसेस बहुत अधिक है कि बुद्धि और व्यक्तित्व जो है उसमें ट्रांसफॉर्म हो सके। 100% हम श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूमिका अवश्य होती है, ये जरूर होता है। इसलिए वंशानुक्रम, आनुवंशिकता, व्यक्तित्व एवं बुद्धिमत्ता में नाम मात्र की भूमिका होती है। एकदम 100% हम कह दें कि सेम टू सेम अपने माता पिता की तरह ही वो इंटेलिजेंस हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन नाम मात्र की भूमिका अवश्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन वाला जो है हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो दो तरह के प्रश्न अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक IQ निकालने का फॉर्मूला वाला, और दूसरा क्या, जो भी मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ उसको याद रखना है कि कौन सा कथन किसके द्वारा किया गया था। तो ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? लॉवेल तथा मॉर्गेल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर तथा लाम्बा, या फिर टर्मन के द्वारा? किसके द्वारा इस कथन को दिया गया था? तो इस कथन को स्पाइकर तथा इरविन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है कि बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है?
बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, या फिर अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा, ऐसे चांसेस बहुत अधिक होता है कि जब भी CGVAPM TET में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में उपरोक्त सभी लिखा है, तो अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन कराया उसका आंसर उपरोक्त सभी होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं हो और तुक्का जैसा कुछ करने का मन करे तो आप इसको मार दिया करिए। हालांकि मैं तुक्का मारना को खुद ही विरोध करता हूँ, ये सही नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसे लगा है कि उपरोक्त सभी वाला जो है सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपकी खुद की समझ, खुद की IQ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए 20वां प्रश्न है कि सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि वह खाली स्थान का सतर्क विवेचन किया जाए। बुद्धि, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा एवं माता पिता का मत, अभिवृत्ति, बुद्धि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, या फिर अभिरुचि एवं प्रेरणा। इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई सफल व्यवसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ, वो सफल भी हो जाए, तो किस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, उस व्यक्ति की जो व्यवसाय करना चाहता है उसकी बुद्धि, उसकी अभिरुचि मतलब किस में इंटरेस्ट रखना है, साथ ही साथ अभिरुचि एवं व्यक्तित्व की प्रवृत्ति, ठीक है, उसका किस तरह का पर्सनालिटी है, ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए एकदम सुटेबल आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा किया गया है। गार्डनर के द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा, पियाजे के द्वारा, या फिर बिने के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टर्नबर्ग के द्वारा। इसको भी आप लिख के रखिएगा, इसको B.Ed के अंदर प्री B.Ed में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22वां प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। ठीक है, सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे A प्राप्त हुआ। ठीक है, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उन्होंने पुनः परीक्षण किया, उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रहा। नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई। वह उसे सांवेदिक पंजीकरण तक पहुंची, वह उसे वर्किंग मेमोरी तक पहुंची, वह उसकी दीर्घकालिक स्मृति तक पहुंची, या फिर यह उसकी स्मृति तक कभी नहीं पहुंची। क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होता है पता है, ऑप्शन नंबर बी, उसकी वर्किंग मेमोरी तक ही पहुंची। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई पढ़ रहा है और दोबारा कुछ समय के बाद उसी चीज़ को अगर उससे पूछा गया और वो भूल गई, याद नहीं कर पा रही है, तो उसकी वर्किंग मेमोरी तक ही पहुंची है कि जब तक मेरा काम था, ठीक है, तब तक मुझे वो याद रहा, इसके बाद हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी काम के लिए, तो हम भूल गए। तो ये वर्किंग मेमोरी तक ही पहुंच पाया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां। 23 नंबर का प्रश्न है कि शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है। ठीक है, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शैक्षिक लब्धि के लिए क्या सूत्र होता है, आप सभी को बताना है। इसका आंसर जो है मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शैक्षिक आयु जो भी पूछेगा ना, तो जैसे शैक्षिक लब्धि पूछ दिया, तो शैक्षिक आयु अगर दिया है क्वेश्चन में, तो इसको आपको हमेशा ऊपर रखना है। फिर कालक्रम आयु हमेशा नीचे रखना है। कालक्रम मतलब वास्तविक आयु को हमेशा नीचे रखना है। शैक्षिक आयु पूछा है, शैक्षिक लब्धि, तो शैक्षिक आयु को ऊपर रख देना, इंटू 100 कर देना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, इसको भी आपको नोट करके रखना है। 24 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि खाली स्थान का उदाहरण हो सकता है। अंतराल मापनी, नामिक मापनी, अनुपात मापनी, या फिर क्रमिक मापनी। क्या इसका आंसर होगा बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुपात मापनी जो है, बुद्धि लब्धि जो है किसकी उदाहरण है, तो अनुपात मापनी, रेशियो मेजरमेंट का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 25वां प्रश्न है कि मानसिक आयु क्या होता है। शारीरिक आयु से साथ बढ़ती है, शारीरिक आयु के साथ घटती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, इसके बाद फिर स्थिर हो जाती है, या फिर मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच का कोई संबंध नहीं है। इसका क्या आंसर होगा, सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप थोड़ा सा सोच समझ के भी बना सकते हैं। देखिए, मानसिक आयु का क्या मतलब होता है कि पहले वो निश्चित अवधि तक बढ़ता है, इसके बाद स्थिर हो जाता है। ये उसकी मानसिक आयु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये
जैसे शारीरिक आयु क्या होता है, शारीरिक आयु तो आपके मृत्यु तक बढ़ते जाता है, लेकिन मानसिक आयु मृत्यु तक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपकी जो मेंटल एज होगा कुछ समय तक, जब तक आप चिंतन मनन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तब तक आपकी जो मानसिक आयु है वो बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि दो बच्चों ने एक ही वर्ष एक ही माह में जन्म लिया हो तो अवश्य ही उनकी खाली स्थान समान होगी। ठीक है, दो बच्चे हैं, एक ही वर्ष में जन्म लिए हैं, एक ही माह में जन्म लिया है, तो क्या उनकी एक समान हो सकती है? वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु या फिर निष्पादन आयु क्या? तो ये आप ऐसे ही आंसर इसका दे सकते हैं कि उनकी जो वास्तविक आयु है, अगर एक ही दिन पैदा हुआ हो, एक ही महीने में पैदा हुआ हो, एक ही वर्ष में, तो क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वास्तविक आयु ही सेम हो सकता है। अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि एक ही महीना में एक ही दिन पैदा हुए, एक ही साल पैदा हो तो उनका IQ सेम हो जाएगा, नहीं। उनकी मानसिक आयु सेम हो जाएगा, नहीं। उनकी निष्पादन आयु सेम हो जाएगा, नहीं। उनकी केवल वास्तविक आयु ही सेम हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकडूगल, टर्मेन, थॉर्नडाइक या फिर बट? कौन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जो थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक, जिसको हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, उन्होंने ही बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये क्वेश्चन आपको नोट करके रखना है। 28 नंबर का प्रश्न है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह किस तरह का बुद्धि वाला है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली? किसके अंतर्गत रखना चाहेंगे? तो उसको हम सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे, 90 से 110 वाले को। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? बुद्धि में, सृजनात्मकता में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि जो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन पद है किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने बुद्धि के लिए, ठीक है, ये पद जो है किसके लिए? बुद्धि के सेंस में किया था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या फिर भावात्मक व्यवहार है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है बताइए। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए, जो गिलफोर्ड वाला है ना, अभिसारी चिंतन का अर्थ क्या होता है कि किसी समस्या का एक निश्चित समाधान खोजने से है। ठीक है, अभिसारी का मतलब क्या हुआ कि कोई एक टेंशन हो गया, कोई किसी तरह का एक प्रॉब्लम आ गया, तो उसको एक सॉल्यूशन बस खोजना है, ये उसका अभिसारी चिंतन को बताता है। लेकिन अगर अपसारी बोल दिया तो उसके कई सारे उसके सॉल्यूशंस खोजने की एक प्रक्रिया क्या होता है? अपसारी, जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना कहते हैं, उसको हम अपसारी चिंतन के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, और इन्हीं सभी चीजों को जो गिलफोर्ड है, उन्होंने अपना बुद्धि का त्रिआयामी, ठीक है, 3 डायमेंशनल जो थ्योरी दिया था उसके माध्यम से समझाया था। ठीक है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो गिलफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था, जिसमें अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सारी चीजों को रखा गया था। ठीक है, तो 30 प्रश्न हमने अभी तक देखा। क्वेश्चन नंबर 31वां है आप सभी के लिए कि कक्षा अध्यापक ने संजय को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि संजय में खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ठीक है, अब कीबोर्ड से संजय क्या कर रहा है? एक धुन निकाल रहा है। अब टीचर जो है सोचा कि उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होगी? स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिबोध, संगीतमय या फिर भाषाई? तो इसका आंसर तो मैंने पीछे शुरुआत में मैंने समझाया था, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसके अंदर जो संगीतमय, ठीक है, या फिर कह लीजिए सांगीतिक बुद्धि जो है उसके अंदर उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। ठीक है, किसका नाम याद रखिएगा? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किसके ऊपर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर? किस पे ज्यादा बल देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण योग्यता होता है, एक अलग उनके अंदर योग्यता होती है।
इस पर बल देता है हार्वर्ड गार्डनर का। तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में वह बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या फिर चिंतन स्तर? बताइए। देखिए, कई सारे ऐसे टीचर होते हैं जो क्या करता है, खुद की अंदर की जो सकारात्मक चीज़ है वो भी बताते हैं, या फिर जो नकारात्मक चीज़ है उसको भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये उसकी अवबोध स्तर को से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयां अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं स्कूल छोड़ देते हैं और वो तरह तरह के कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, और उनके अंदर जो ये कठिनाइयां हैं उनको अधिक गंभीर होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो काउंसलिंग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? समुदाय आधारित परामर्श, स्कूल आधारित परामर्श, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या कहेंगे इसको? तो इसको हम कहते हैं समुदाय आधारित परामर्श, ठीक है। इस तरह के काउंसलिंग को क्या कहते हैं? समुदाय आधारित परामर्श। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्र अभिकरण, नोडल अभिकरण है, उसको क्या कहते हैं? एनसीटी, RMSA, NIOS या फिर SCERT? क्या है आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SCERT। ठीक है। SCERT क्या है? स्कूली शिक्षा की एक सार्वभौमिकरण के लिए एक राज्य स्तरीय केंद्रक अभिकरण है, नोडल अभिकरण। सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत आसान है, इसको आसानी से आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवंशिकता, पर्यावरण, न आनुवंशिकता न पर्यावरण, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों? क्या है बताइए। तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसका शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जेनेटिक भी हो सकते हैं और पर्यावरण भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। अगर कोई माता पिता के हाइट कम है तो उनका जो बच्चा होगा हो सकता है उसका भी हाइट कम हो, तो आनुवंशिकता एक कारण है ही। साथ ही साथ वो किस तरह के पर्यावरण में रह रहा है वो उसके शारीरिक विकास को अवश्य ही प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का प्रश्न है कि विद्यालय में धार्मिक त्योहारों को मनाने के पीछे का सिद्धांत क्या होता है? विभिन्न धर्म के प्रति जागरूकता लाना, सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास करना, सामाजिक सद्भाव लाना, या फिर उपरोक्त सभी? किस लिए जो है स्कूलों में, विद्यालयों में धार्मिक त्योहार जो है मनाए जाते हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ठीक है। विद्यालय में अगर धार्मिक त्योहार जब भी मनाए जाते हैं तो ये भी एक रीजन है कि विभिन्न धर्मों के प्रति जागरूकता भी लाया जा सके, या फिर जितना भी कल्चरल यूनिटी बनाए रखने के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक एकता है उसकी भावना को बनाए रखना, उसको विकास करने के लिए, और साथ ही साथ एक सामाजिक सद्भाव लाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में आता है? 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, या फिर 80 से 90? तो आप चार्ट में जाइएगा और इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। मैंने शुरू में एक चार्ट दिया है, उस चार्ट के माध्यम से आप लगभग सभी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। बताइए कि जो मंद बुद्धि बालक होता है उसका IQ लेवल कितना होता है, किसके किसके बीच में वो लाई करता है, आपको बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न है कि शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या है? तर्क क्षमता का विकास करना, चिंतन का विकास करना, A B दोनों, या फिर सूचना देना? तो ऑप्शंस के माध्यम से भी इसका हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा, A और B दोनों होता है, ठीक है। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि जो भी छात्र है, ठीक है, या फिर छात्रा, उसमें तर्क क्षमता की भावना विकास हो, साथ ही साथ उसके अंदर चिंतन करने की भावना भी विकास हो। 40वां प्रश्न है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रयोजन क्या होता है? विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा का भावना बढ़ाना, विद्यार्थियों के अधिगम अनुभूतियों में समृद्धि करना, या फिर शैक्षिक कार्यों के मध्य विश्राम प्रदान करना? किस लिए होता है? तो याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभूतियों में समृद्धि करना, कि जब वो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप मतलब एक साथ जब एक्टिविटी में वो शामिल होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो उन सभी के अंदर एक लर्निंग या फिर कह लीजिए अधिगम अनुभूति जो होती है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसमें वृद्धि करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, 40 प्रश्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 41 है स्क्रीन के ऊपर कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके बताया था। ठीक है, अगर रिपीट नहीं होगा तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया था कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा कि किसके द्वारा यह कहा गया कि बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का एक युग्म है। गार्डनर के द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा, बीने के द्वारा या फिर थर्स्टन के द्वारा। किसके द्वारा इस कथन को कहा गया था, तो ये थर्स्टन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है उसको क्या कहते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताइए क्या कहेंगे। जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रवृत्ति को भविष्यवाणी कर सकता है, तो इस तरह के बुद्धि परीक्षण को क्या कहते हैं। समायोजन परीक्षण, दुश्चिंता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण। क्या कहेंगे, तो हम इसको कहते हैं अभियोग्यता परीक्षण। ठीक है, क्या कहते हैं, अभियोग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 44, किसी व्यक्ति का आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। किससे कम होने पर किसी व्यक्ति को हम मानसिक रूप से मंदित कहेंगे या फिर मंद बुद्धि वाला कहेंगे। ठीक है, यहाँ चारों ऑप्शंस में क्या दिया है, आईक्यू दिया गया है। बताना है कि ये चारों आईक्यू में से किससे कम होने पर किसी व्यक्ति को हम मंद बुद्धि वाला कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 बी, ऑप्शन नंबर बी। 70 से कम किसी का अगर बुद्धि लब्धि है तो हम उसको क्या कहेंगे कि हम उसको मंद बुद्धि के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का प्रश्न है कि जॉर्ज डेविड बिरखॉफ के अनुसार वस्तु की जटिलता, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सममिति या क्रम ओ और सौंदर्यात्मक मूल्य एम के बीच में क्या संबंध होता है। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह आप इसको याद रखिएगा कि पहली बात तो याद रखिएगा कि इन तीनों के बीच में वस्तु की जटिलता, सममिति या क्रम और सौंदर्यात्मक मूल्य एम, इन तीनों के बीच में रिलेशन किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज डेविड बिरखॉफ के द्वारा दिया गया था। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, सी प्रोपोर्शनल टू ओ बाय एम होता है। ठीक है, सी प्रोपोर्शनल टू ओ बाय एम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि किसी वस्तु की जो जटिलता है सी, ठीक है, जटिलता जो सी है वो ओ मतलब सममिति या फिर क्रम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर ये ज्यादा है। ठीक है, सममिति या फिर क्रम अगर ज्यादा है तो वस्तु की जटिलता भी अधिक होगी। इसके जस्ट विपरीत अगर उसकी सौंदर्यात्मक मूल्य एम अगर कम है तो ये सी की वैल्यू ज्यादा होगी, एम अगर ये ज्यादा है तो सी की वैल्यू कम। तो इन सब का मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 46 नंबर का प्रश्न है कि हस्तचालन और संचलन कौशलों के वर्गीकरण के आधार पर व्यवहार का सही क्रम क्या है। तो इस क्रम को आप भाई लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही काम का है। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नकल, हेरफेर, सटीकता, अभिव्यक्ति और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ये जो है हस्तचालन और संचालन कौशलों के वर्गीकरण के आधार पर व्यवहार का सही क्रम है। नकल, हेरफेर, सटीकता, अभिव्यक्ति और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पे इंग्लिश में ही दिया हुआ है, हिंदी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, मैंने इंग्लिश में ही किया, समझा दूंगा। प्रश्न है कि इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। It is a joint product of both heredity and environment. It grows with the age and its vertical growth ceases at the age of 16 to 20. This passage is related to. ये जो पैसेज यहाँ पे लिखा है इसका मतलब समझाता हूँ कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेचर में, ठीक है, प्रकृति में ये एक सामान्य सा वितरण है जिसके अंदर क्या होता है कि ये एक जॉइंट प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम की, वंश की,
और एनवायरनमेंट की, इन दोनों की एक जॉइंट प्रोडक्ट है और ये एज के साथ बढ़ते रहता है और इसका एक वर्टिकल ग्रोथ होता है। ठीक है, अब ये किसके 16 से 20 वर्ष के एज में होता है। तो ये पैसेज जो है किससे रिलेटेड है? ग्रोथ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से, इंटेलिजेंस से, या फिर इंटरेक्शन से, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। कहने का मतलब है कि ये बुद्धि जो है एक प्रकृति में सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य कर रहा हूँ, सामान्य रूप से वितरण है हर किसी के अंदर, हर जीवित इंसान के, मतलब इंसानों की बात कर लेते हैं, हर किसी के अंदर ये वितरण किया गया सामान्य रूप से। लेकिन और ये क्या है, 16 से 20 के एज तक ये बढ़ता है, ग्रोथ होता है उसका, और इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये किससे संबंधित है? इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि से संबंधित एक पैसेज है। 48 नंबर का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता दिया कि पहली बात तो मैं बताया था कि जो गिलफोर्ड है उसका त्रिआयामी जो बुद्धि है उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा। अब इसमें से कौन सा 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड में शामिल नहीं है? ऑपरेशंस, एबिलिटीज, प्रोडक्ट्स या फिर कंटेंट्स, क्या इसमें शामिल नहीं है आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एबिलिटी जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स एंड कंटेंट्स ये तीनों जो है गिलफोर्ड 3 डायमेंशन थ्योरी में शामिल किया गया। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सत्या के 38 उत्तर सही हैं। आप इस तथ्य को मानसिक आयु में परिवर्तित करना चाहते हैं, आप क्या अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे? ठीक है, सत्या की शारीरिक आयु, उसका IQ बुद्धि लब्धि, परीक्षण के लिए मानकों की तालिका, या फिर उसका शालेय ग्रेड, क्या आप यहाँ पे और आपको जरूरत पड़ेगा? देखिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। जैसे सत्या है, एग्जाम दिया, एग्जाम में उसका 38 उत्तर सही हो गया। आप चाहते हैं आप कि उसका मानसिक आयु में परिवर्तित करना चाहते हैं। ठीक है, आप पता करना चाहते हैं कि उसका मानसिक आयु में कितना का परिवर्तन हो गया, तो आप किस तरह की जानकारी और चाहेंगे? तो सबसे मेन जानकारी ये है कि जो ये हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो हम कर रहे हैं इसका क्या हम मानक तैयार किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, परीक्षण के लिए जो हम मानक तैयार किए हैं ये तालिका अगर हमको मिल जाएगा तो हम आसानी से इसका उत्तर जो हम चाहते हैं मानसिक आयु में परिवर्तित करना वो हम कर पाएंगे। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50वां, आज का आखिरी प्रश्न कि टी अंक का सूत्र क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। तो 3-4 फॉर्मूला मैंने आज की इस वीडियो में बताया, आपको सबको एक जगह नोट करके रखना और याद रखना है। एग्जाम में जाने से आपको जरूर पहले पढ़ के जाना है। टी अंक का सूत्र क्या होता है? तो टी बराबर 50 + 10 × x - m/σ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी इसका इंक्लूड नहीं किया हूँ। बस आप फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखिएगा, क्योंकि CG व्यापम SCLE 2019 में एक बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने IQ के ऊपर, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के ऊपर थोड़ा सा हमने थ्योरी पार्ट भी देखा, इसके बाद 50 MCQ भी देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी में जो मैंने फैक्ट वहाँ पे आपके लिए स्क्रीन में लगा दिया था, आप उसको भी जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। MCQ जो मैं बताया इसमें आपको कथन वाले, स्टेटमेंट वाले, फॉर्मूला वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसको भी आपको नोट करके रखना है। और हाँ, 50 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूँ उसको भी आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का दौर है, हॉस्टल का वार्डन का एग्जाम जल्दी आएगा। तो बेल आइकन क्लिक कर देंगे आप तो आपको, हमको कोई भी वीडियो अगर मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।